हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। मैं अजय चौधरी कल्चर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम पीवाईक्यूज की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और उसी वादे के अनुरूप आज हमारा पहला लेक्चर है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए दोस्तों। तो आज की जो सीरीज है दोस्तों, वो ईओआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के 21 क्वेश्चन पहुंचे पूछे गए थे दोस्तों। तो उन्हीं क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ डैश के एकीकरण के साथ राजस्थान में फैलने वाला पहला राज्य था। तो देखो दोस्तों, इसमें सीधा सा पूछ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो एकीकरण था उसका पहला चरण था मत्स्य संघ। उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है कि राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। वो जो 4 रियासतें थी वो थी ABCD। कौन सी थी? ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एक ठिकाना था नीमराना, जो कि अलवर रियासत का ही भाग था। तो अगर हम ऑप्शन देखें दोस्तों, तो इस ऑप्शन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर हो गया। लेकिन अगर मत्स्य संघ की हम बात करें, तो मत्स्य संघ जो राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण था, इसमें और क्या क्या डायमेंशन है और क्या क्या संभावित प्रश्न बनते हैं। तो इसमें और प्रश्नों में हम देखते हैं कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान के जो एकीकरण का पहला चरण था मत्स्य संघ, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, कब उसका उद्घाटन हुआ और किसने किया, इसका नामकरण किसने किया, कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, कौन सा ठिकाना शामिल था, राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, उप प्रधानमंत्री कौन थे, और अन्य मंत्री कौन थे। इसके अलावा इसकी आय पूछ सकते हैं दोस्तों, और इसकी जनसंख्या पूछ सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि राजधानी का नाम क्या था। तो इन्हीं सभी डायमेंशंस को हम कवर करते हैं दोस्तों, और समझते हैं कि मत्स्य संघ में आखिर ये सारे डायमेंशंस कैसे कवर होंगे। ये देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपका रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं दोस्तों। तो आप देखिए, मत्स्य संघ जो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था, सबसे पहले देखते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ। तो दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। अच्छा, किसने किया था? तो ये किया था एनवी गोडगिल ने। किसने किया था? एनवी गोडगिल ने। और ये उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में। देखिए दोस्तों, इसमें 4 रियासतें शामिल थी। कौन सी थी? ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन सभी रियासतों को कुछ ना कुछ दिया गया था। तो भरतपुर को जो दिया गया कि भरतपुर में क्या कर देंगे हम? उद्घाटन कर देंगे। अच्छा, अलवर में क्या कर देंगे? तो अलवर को इन्होंने क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। किसकी राजधानी बना दिया? मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर इसकी राजधानी थी। अच्छा, धौलपुर और करौली को क्या दिया? तो जो राजप्रमुख बने थे मत्स्य संघ के, वो धौलपुर के शासक थे, और उनका नाम था उदयबान सिंह। तो राजप्रमुख कौन थे? उदयबान सिंह। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक। अच्छा, करौली को क्या दे दिया? तो करौली को हमने दे दिया उपराज प्रमुख। यानी कि उपराज प्रमुख कहाँ के शासक थे? करौली के शासक थे, और उनका नाम क्या था? गणेश पाल। इसके अलावा हमें पूछ सकता है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? तो जो मत्स्य संघ का नामकरण किया था दोस्तों, वो KM मुंशी ने किया था। किसने किया था? KM मुंशी ने किया था। इसके अलावा हमें पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। अच्छा, उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या नाम है उप प्रधानमंत्री का? जुगल किशोर चतुर्वेदी। और अन्य मंत्री, कुछ अन्य मंत्री भी बनाए गए थे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के अलावा। तो जो अन्य मंत्री थे वो कौन कौन थे? तो वो थे साहब GM और CM। कौन से? GM और CM। गोपीलाल यादव, मास्टर भोलानाथ। गोपीलाल यादव, मास्टर भोलानाथ। CM चिरंजीलाल शर्मा, मंगल सिंह। चिरंजीलाल शर्मा, मंगल सिंह।
और इसकी आय कितनी थी दोस्तों? मत्स्य संघ की आय थी 1,84,00,000। कितनी थी? 1,84,00,000। और इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो इसकी जनसंख्या थी दोस्तों 18 लाख। कितनी जनसंख्या थी? 18 लाख। चलिए एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर से कि उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। किसने किया? एन वी गॉडगिल ने। कहाँ पर हुआ? भरतपुर में हुआ था। नामकरण किसने किया? नामकरण किया के एम मुंशी ने। अच्छा, रियासतें कौन कौन सी शामिल थी? तो रियासतें थी ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक ठिकाना था कौन सा? नीमराना। राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे साहब उदयबान सिंह। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल। कहाँ के शासक थे? करौली के। प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। अन्य मंत्री कौन थे? GM CM गोपीलाल यादव, मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, मंगल सिंह। आय कितनी थी? 1,84,00,000। जनसंख्या कितनी थी? 18 लाख। तो दोस्तों इसकी सारी डायमेंशंस हमने कवर की है मत्स्य संघ की। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो इसको आपको अब कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणकालीन उपकरण। कौन से? मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में डैश नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। दोस्तों ये सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो मध्य पाषाणकालीन उपकरण थे वो एक तो हमें विराटनगर से मिले थे और दूसरा हमें चित्तौड़ से मिले थे। लेकिन चित्तौड़ से किस नदी के किनारे मिले थे? तो दोस्तों इसका आंसर है कि ये हमें बैराज नदी के किनारे मिले थे। किस नदी के किनारे मिले थे? बैराज नदी के किनारे मिले थे। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझो कि जो ये बैराज नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? बैराज नदी। इसी बैराज नदी को हम बोलते हैं बेडच नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेडच नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेडच नदी। और इसी बेडच नदी को हम क्या बोलते हैं? आयड़ नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? आयड़ नदी। अच्छा, ये जो आयड़ नदी है दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उदयपुर से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? उदयपुर से। अच्छा, उदयपुर से निकलने के बाद जैसे ही ये नदी उदय सागर झील को पार करती है, कौन सी झील को? उदय सागर झील को पार करती है, और इसका नाम पड़ जाता है क्या? बेडच। तो दोस्तों इसी नदी का नाम बैराज है, इसी का बेड़च है, और इसी का आयड़ है। आयड़ नदी उदयपुर से निकलती है, जैसे ये उदय सागर झील को पार करती है इसका नाम पड़ जाता है बेड़च नदी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आहड़ में, कहाँ पर? आहड़ में खुदाई के बाद एक 4,000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई। कहाँ पर की गई? आहड़ में। कौन सी संस्कृति की? ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे डैश नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। उस टीले का क्या नाम था? तो दोस्तों यहाँ पे आहड़ सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। अगर हम थोड़ा सा आहड़ सभ्यता को समझे दोस्तों, तो ये जो आहड़ सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। इसका दोस्तों एक तो क्या था? स्थानीय नाम। क्या था? स्थानीय नाम। एक इसका था प्राचीन नाम, और इसके कुछ थे अन्य नाम। तो दोस्तों इसका जो स्थानीय नाम था वो स्थानीय नाम था धूलकोट। क्या था? धूलकोट। और इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम था वो था आघाटपुर। क्या नाम था दोस्तों? आघाटपुर। और इसी को हम बोलते हैं आठपुर। क्या बोलते हैं? आठपुर। और इसके जो अन्य नाम थे दोस्तों, वो अन्य नामों में एक तो था ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी किसको बोलते हैं? आहड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? आहड़ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें तांबे के भंडार मिले थे, तांबे के औजार मिले थे, तांबे के उपकरण मिले थे, तांबे की भट्टियां मिली थी। और इसी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? कोठे व गोरे की सभ्यता। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोठे व गोरे की सभ्यता। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ से हमें मिले थे मृदभांड। कौन से मृदभांड? काले व लाल रंग के मृदभांड। इसी मृदभांडों के कारण इस सभ्यता को हम बोलते हैं कोठे व गोरे की सभ्यता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धूलकोट। आहड़ सभ्यता के बारे में दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसके बारे में और चीजें जो और डायमेंशन है वो ये पूछ सकता है कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे,
उत्खननकर्ताओं में भी ये पूछ सकता है कि सबसे पहले उत्खनन किसने किया था। इसके अलावा पूछ सकता है सबसे लंबे समय तक उत्खनन किसने किया था। इसके अलावा इसके साक्ष्यों के बारे में पूछ सकता है। तो इसके जो जितने भी डायमेंशन है दोस्तों, चलो उसको हम कवर करते हैं दोस्तों शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, आहड़ सभ्यता हमने देखा, इसका प्राचीन नाम क्या था, आघाटपुर, और इसे ही क्या कहते हैं हम, आठपुर। प्राचीन नाम क्या था, आघाटपुर या आठपुर। स्थानीय नाम क्या है, धूलकोट की सभ्यता। क्या है, धूलकोट की सभ्यता। अन्य नाम क्या है, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें तांबे के औजार मिले, तांबे के उपकरण मिले, तांबे की भट्टियां मिली। और इसे कोठे व गोरे की सभ्यता भी कहते हैं। कोठे व गोरे की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले, काले व लाल रंग के मृदभांड मिले। क्या मिले, काले व लाल रंग के मृदभांड। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, कोठे व गोरे की सभ्यता कहते हैं। उत्खननकर्ताओं के नाम पूछ सकता है। मैंने कहा था दोस्तों कि ये पूछ सकता है कि सबसे पहले उत्खनन किसने किया था, सबसे लंबे समय तक उत्खनन किसने किया था। तो हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। क्या, कौन थे, अक्षय कीर्ति व्यास। और जिन्होंने सबसे लंबे समय तक आहट सभ्यता का उत्खनन किया था उनका नाम था दोस्तों हसमुख धीरज साखलिया। क्या नाम था, हसमुख धीरज साखलिया। इसके अलावा दोस्तों ये तो बहुत कॉमन है, हर सभ्यता में आपको लोग मिल जाएंगे, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो उत्खननकर्ता कौन हुए, अक्षय कीर्ति व्यास, हसमुख धीरज साखलिया, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिन्हें हम वीएन मिश्र भी कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले, आहड़ सभ्यता से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो जो साक्ष्यों के लिए दोस्तों हमने एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान से समझोगे दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, इस ट्रिक को समझिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप कभी भी आहड़ सभ्यता के साक्ष्यों को नहीं भूलोगे। दोस्तों इसकी ट्रिक के लिए हमने क्या किया कि एक रसोई बनाई। क्या बनाई दोस्तों, एक रसोई बनाई। अच्छा, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी कमरा बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने रसोई बनाई। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी नींव भरेंगे। तो नींव में हमने क्या लगा दिए, पत्थर। क्या लगा दिए, पत्थर। तो हमें यहाँ से क्या मिला, पत्थर की नींव मिली। कहाँ से मिली, आहड़ सभ्यता से। नींव कैसी मिली, पत्थर की नींव मिली। अच्छा, नींव भर दिए। नींव के बाद क्या बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे। तो दीवारें किसकी मिली दोस्तों, दीवारें मिली कच्ची ईंटों की। यानी आहड़ सभ्यता से हमें क्या मिला, पत्थर की नींव मिली, कच्ची ईंटें मिली। और इन कच्ची ईंटों को मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया गया, क्वार्ट्ज मिलाया गया। क्या मिलाया गया, क्वार्ट्ज मिलाया गया। यानी कि तीन चीजें क्लियर हो गई, पत्थर की नींव, कच्ची ईंटों का प्रयोग और क्वार्ट्ज। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही हम रसोई के अंदर जाते हैं, तो रसोई के अंदर हम सबको पता है दोस्तों कि खाना पकता है, खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए यहाँ क्या मिला, हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि सामने पड़ी है क्या, एक तांबे की भट्टी। यानी खाना हम बनाएंगे तो या तो भट्टी पे बनाएंगे या चूल्हे पे बनाएंगे। तो हमें दिखाई देती है क्या, तांबे की भट्टी। यानी हमें आहट से क्या मिला, तांबे की भट्टियां मिली। तांबे की भट्टियां मिली, तांबे के उपकरण मिले, तांबे के औजार मिले। इसी कारण आहट को क्या कहा गया, आहट को कहा गया ताम्रवती नगरी। ठीक है साहब। इसके अलावा क्या मिला, तो इसके अलावा हमें 6 चूल्हे मिले। कितने चूल्हे मिले दोस्तों, 6 चूल्हे मिले। और ये जो 6 चूल्हे हैं दोस्तों, एक साथ इतना खाना बन रहा है, मतलब 6 चूल्हे एक साथ, तो कितना ज्यादा खाना बन रहा होगा। तो हम इससे आइडिया लगाते हैं दोस्तों कि आहट सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। कौन सी प्रथा का प्रचलन था, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। अच्छा, 6 चूल्हों के अलावा हमें एक स्पेशल चूल्हा मिला जिसके 2 मुंह थे। यानी कि एक हमें क्या मिला, 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला। रसोई के अंदर गए, खाना बनाने के लिए हमें क्या मिल गई, भट्टी मिल गई, 6 चूल्हे मिल गए और एक 2 मुंह वाला चूल्हा मिल गया। ठीक है साहब। अब खाना बनाएंगे किसका, तो हमें अनाज क्या मिला दोस्तों। तो यहाँ से हमें जो अनाज मिलता है दोस्तों, वो मिलता है गेहूं, चावल और ज्वार। क्या मिलता है, गेहूं, चावल और ज्वार। देखिए दोस्तों हमें क्या मिला, गेहूं, चावल और ज्वार। अच्छा, इनको स्टोर कहाँ करेंगे, तो इनको स्टोर करने के लिए भी कुछ होगा भाई, किसमें हम इनको रखेंगे। तो रखने के लिए हमें क्या मिले, मृदभांड। क्या मिले, मृदभांड। ये मृदभांड कैसे थे, काले व लाल रंग के मृदभांड। काले व लाल रंग के मृदभांड कहाँ से मिले, आहट सभ्यता से मिले। इसीलिए आहट सभ्यता को हम क्या कहते हैं, कोठे व गोरे की सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने खाना तो बना लिया, लेकिन सब्जी। अब हम जानते हैं कि सब्जी बनाएंगे तो हमें मसाले चाहिए। तो मसाले कूटने के लिए हमें क्या मिला, एक सिलबट्टा मिला। क्या मिला, सिलबट्टा मिला। ठीक है दोस्तों, खाना वाना सारा हो गया। खाना होने के बाद हाथ धोएंगे, पानी पियेंगे, तो इसके लिए हमें क्या मिला, एक एक जलपात्र मिला। लेकिन इस जलपात्र की विशेषता क्या थी दोस्तों, कि ये बिना हत्थे का जलपात्र था।
कैसा था दोस्तों? बिना हत्थे का जलपात्र। और बिना हत्थे का जलपात्र था, इसीलिए आहट सभ्यता क्या दर्शाता है कि इसका जो संबंध था वो ईरान की सभ्यता से भी था। किससे संबंध था? ईरानी सभ्यता से भी इसका संबंध दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, जलपात्र मिल गया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम अगर खाना बना रहे हैं, जैसे हमने गेहूं का हलवा बनाया, तो गेहूं के हलवा में गेहूं कितना डाले, घी कितना डाले, ये सारी मात्रा, तो मात्रा को तोलेंगे किससे? तो हमें क्या मिला? एक बाट मिला। लेकिन बाट का प्रयोग दोस्तों व्यापार के रूप में भी किया जाता था, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, आहड़ को व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले, यहाँ से हमें बाट मिलता है। ठीक है दोस्तों, हमने खाना वाना खा लिया। खाना वाना खाने के बाद जैसे ही हम उठते हैं तो हमारी नज़र जाती है दीवार पर। कहाँ जाती है? दीवार पर। और दीवार पर हमें एक चित्र दिखाई देता है, पेंटिंग दिखाई देती है। वो दिखाई देता है अपोलो का चित्र। यानी कि अपोलो का चित्र हमें कहाँ से मिला? अपोलो का चित्र हमें मिला दोस्तों आहड़ सभ्यता से। ठीक है साहब। फिर हमारा ध्यान जाता है दीवारों पे, तो दीवारों पे क्या है? रंगाई छपाई दिखी हमें। तो यहाँ से हमें क्या भी दिखाई देता है? रंगाई छपाई उद्योग भी दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम खाना वाना खा के रसोई के बाहर जाते हैं तो हमें दिखाई देती है एक मूर्ति। क्या दिखती है? मूर्ति। और वो थी बैल की मृण मूर्ति। किसकी मूर्ति थी? बैल की मृण मूर्ति। और इसी बैल की मृण मूर्ति को हम क्या बोलते हैं? बनास का बैल। किसका बैल बोलते हैं? बनास का बैल। ये सारे साक्ष्य एक ट्रिक के माध्यम से हमने याद किए दोस्तों। मुझे आशा है कि ये सारे आपको याद हो गए होंगे। एक इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य है दोस्तों, वो ये है कि इसमें जो शव था, लोगों का जो शव था, वो आभूषणों के साथ दफनाए जाते थे। किसके साथ साथ दफनाए जाते थे? आभूषणों के साथ। यानी कि ये क्या करते होंगे दोस्तों? ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे। किस में विश्वास रखते होंगे? पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे। तो दोस्तों, हमने आहट सभ्यता के जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितने भी डायमेंशंस थे, वो सारे हमने कवर कर लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आहट सभ्यता में से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी अब गलत नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आहड़ को, किसको? आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। देखो दोस्तों, हमने कहा कि ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें तांबे के औजार मिले, तांबे की भट्टियां मिली, तांबे के उपकरण मिले। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है दोस्तों कि इसमें बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले। तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वीराज तृतीय, कौन? पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध डैश वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। दोस्तों, ये सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, वो कितने वर्ष की उम्र में शासक बने? तो दोस्तों, वो 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। कितने वर्ष की उम्र में शासक बने थे? 11 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। दोस्तों, ये जब 1178 में ये शासक बने थे। कब बने थे दोस्तों? 1178 में ये शासक बने थे। जब पृथ्वीराज चौहान शासक बने थे दोस्तों, तो इनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। इनके सामने घर में भी चैलेंज था, इनके पड़ोस में भी चैलेंज था, इनके राज्य में भी चैलेंज था, और विदेश में भी चैलेंज था। आप कहोगे सर विदेश में कैसे चैलेंज था? तो पृथ्वीराज चौहान ही वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के युद्ध लड़े, और मोहम्मद गोरी था अफगानिस्तान का, ना कि भारत का। इसलिए विदेशों में भी इनके चैलेंज थे। राज्य में क्या चैलेंज थे दोस्तों? तो राज्य में गुरुग्राम जो राज्य था, हिसार, वहां पे भंडानक जाति के विद्रोह को इन्होंने दबाया था दोस्तों। और इनका पड़ोस में क्या चैलेंज था दोस्तों? तो हम देखते हैं कि इन्होंने महोबा का युद्ध लड़ा, इन्होंने नागौर के युद्ध लड़े, इन्होंने उज्जैन जो घेड़वाल वंश के शासक थे जयचंद, उनके साथ युद्ध लड़े। उनकी जो बेटी थी, उनकी जो राजकुमारी थी संयोगिता, उनके साथ इन्होंने विवाह किया था। और संयोगिता के साथ ही इनकी लव स्टोरी बहुत फेमस हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, ये जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, ये 11 वर्ष की उम्र में शासक बने। कितने वर्ष की उम्र में शासक बने? 11 वर्ष की उम्र में शासक बनेंगे। अगर कोई बालक 11 वर्ष का हो और वो शासक बनता है तो उसका कोई ना कोई संरक्षक होता है। तो इसके जो संरक्षक बने दोस्तों, वो इसके संरक्षक बने इनकी माता, और इनकी माता का नाम था दोस्तों कर्पूरी देवी। क्या नाम था दोस्तों? कर्पूरी देवी। और उनके पिता का नाम था दोस्तों सोमेश्वर। क्या नाम था दोस्तों? सोमेश्वर। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही फेमस विद्वान जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी माने जाते हैं और इनके दरबारी विद्वान भी माने जाते हैं, उनका नाम था चंद बरदाई।
जिन्होंने जिनकी पुस्तक जो पृथ्वीराज चौहान पे लिखी गई थी, और उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगर हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ने लगे दोस्तों पूरी तरह से, तो आने वाले 3 घंटे पृथ्वीराज चौहान में ही चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमने इससे मिलते जुलते इसके एस्पेक्ट्स देख लिए, और जब हम राजस्थान हिस्ट्री को डिटेल से करेंगे तब हम पृथ्वीराज चौहान को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आबू के परमार, कहाँ के, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो हम दोस्तों जानते हैं कि आबू के जो परमार शासक थे, उनका जो संस्थापक था, उनके संस्थापक थे धूमराज। कौन थे? धूमराज। अच्छा, इनके संस्थापक जो, देखो दोस्तों इसमें एक छोटी सी चीज समझना कि ये किसकी बात कर रहा है। आबू के परमार, इसका जो संस्थापक था, वो संस्थापक तो कौन है दोस्तों? धूमराज। लेकिन इनकी जो वंशावली प्रारंभ होती है दोस्तों, क्या? इनकी वंशावली, इनकी जो वंशावली प्रारंभ होती है, वो वंशावली प्रारंभ होती है दोस्तों उत्पल राज से। अब आप कहोगे सर, संस्थापक और वंशावली में क्या डिफरेंस हुआ? यानी कि इनके जो आदि पुरुष थे, संस्थापक थे, वो तो थे धूमराज, लेकिन इनकी जो हमें साहित्य मिलता है या इनका जो वंशावली दिखाई देती है, वो हमें धूमराज और उत्पल राज के बीच में नहीं मिलती। उत्पल राज से इनकी हमें वंशावली मिलती है। तो इनकी वंशावली कहाँ से मिलती है? उत्पल राज से। और इनके संस्थापक कौन थे आबू के परमारों के? धूमराज। देखो धूमराज में जो धूम होता है, ये जो धूम है, धूम का मतलब होता है धुआं। क्या होता है दोस्तों? धुआं। अच्छा, धुआं कहाँ से निकलता है? अग्नि से। यानी कि ये क्या थे? अग्निवंशीय थे। क्या थे ये? अग्निवंशीय थे। और परमाणु का मतलब होता है दोस्तों पर, यानी पराया या दूसरा, मार यानी मारने वाला, यानी दूसरों को मारने वाला ही क्या है? परमार। और हम जानते हैं दोस्तों कि चंद्रबरदाई ने अपनी जो पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, उसमें ये एक्सेप्ट किया है दोस्तों कि चौहानों की उत्पत्ति की गुरु वशिष्ठ ने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ऐसे ही परमारों को क्या माना गया दोस्तों? अग्निवंशीय माना गया। और चौहानों को भी क्या माना गया? अग्निवंशीय माना गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बूंदी शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला की किस श्रेणी में वर्गीकृत है? देखो दोस्तों हम सभी जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस में आते हैं? हाड़ौती में आते हैं। किस में आते हैं? हाड़ौती में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाड़ौती स्कूल। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे दोस्तों ये राजस्थान का मैप है, ये वाला एरिया हो गया हाड़ौती। हाड़ौती में क्या है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। क्या है हाड़ौती में? कोटा, बूंदी, झालावाड़। और 12 को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यानी कि कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। दूसरी है मेवाड़। तो दोस्तों देखो दोस्तों ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मेवाड़ आता है, ये वागड़ आ जाता है। लेकिन वागड़ वाला भी एरिया किस में आता है? मेवाड़ में। अच्छा, मेवाड़ में कौन कौन सी पेंटिंग्स थी? मेवाड़ में शामिल है दोस्तों उदयपुर। क्या शामिल है? उदयपुर। उदयपुर में ही और क्या है? चावंड। और उदयपुर में ही और क्या है? देवगढ़। इसके अलावा नाथद्वारा, और इसके अलावा शाहपुरा। ये सारे किसमें? मेवाड़ चित्रकला में आते हैं दोस्तों। इसके अलावा बोल रहा है ये मारवाड़ चित्रकला, मारवाड़ वाला एरिया ये आ गया। मारवाड़ वाले एरिया में क्या क्या शामिल होंगे? मारवाड़ वाले में आ जाएगा एक तो जोधपुर, एक क्या आ जाएगा दोस्तों? बीकानेर। जोधपुर बीकानेर के अलावा क्या आ जाएगा? अजमेर। अच्छा, और अजमेर के अलावा अजमेर के जो पास वाले थे, कौन से थे अजमेर के पास वाले? किशनगढ़। और नागौर। और एक आ जाएगा दोस्तों सिरोही।
तो ये सभी किस में आ गए, मारवाड़ में आ गए। अब चौथा आता है ढूंढाड़। तो दोस्तों ढूंढाड़ में क्या क्या शामिल है, तो ढूंढाड़ में आ जाता है दोस्तों एक तो जयपुर, अपना प्यारा जयपुर ढूंढाड़ में। जयपुर में ही क्या, आमेर। और जयपुर रियासत का ही भाग क्या था, शेखावाटी। और जयपुर के पास अलवर। और जयपुर के पास टोंक। टोंक वाला कौन सा पार्ट, उनियारा। तो दोस्तों ये चित्रकला की विभिन्न श्रेणियां थी। तो इसमें मेवाड़ में कौन कौन शामिल है, उदयपुर, चावंड, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। कौन कौन से, उदयपुर, चावंड, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। मारवाड़ में कौन कौन से शामिल है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही। जोधपुर में कौन कौन से, सॉरी मारवाड़ में कौन कौन से, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर और उसके पास वाले किशनगढ़, नागौर और सिरोही। हाड़ौती में हमें पता है कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 को हमने बाहर कर दिया। और ढूंढाड़ में हम जानते हैं जयपुर, आमेर, शेखावाटी, अलवर और टोक उनियारा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये पूरा समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डूंगरपुर के, कहाँ के, डूंगरपुर के, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की किस रानी ने करवाया था। यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था दोस्तों प्रेमल देवी ने। किसने करवाया था, प्रेमल देवी ने। ये जो प्रेमल देवी थी दोस्तों, ये डूंगरपुर के जो शासक थे, कौन, आस्करण, इनकी पत्नी थी। तो दोस्तों इनकी रानी थी आस्करण की। और आस्करण के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि ये ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ जाकर मारवाड़ के चंद्रसेन की हेल्प की थी। किसकी हेल्प की थी, मारवाड़ के चंद्रसेन की हेल्प। किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ जाकर। इसी कारण अकबर डूंगरपुर पर आक्रमण करते हैं। और 1577 में, कब, 1577 में आस्करण क्या करते हैं, अकबर से संधि कर लेते हैं। किससे संधि कर लेते हैं, अकबर से संधि कर लेते हैं। लेकिन संधि करने के बाद भी आस्करण ऐसे राजा थे दोस्तों जो कभी भी मुगलों की तरफ से किसी युद्ध में लड़ने नहीं गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा आपको समझ में आ गया कि डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, प्रेमल देवी ने करवाया था, जो कि आस्करण की क्या थी, रानी थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गींदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं जो गीदड़ नृत्य है वह शेखावाटी का है। कहाँ का है दोस्तों, शेखावाटी का है। हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि ये जो गीदड़ नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों, वो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है नगाड़ा। अच्छा, इसमें पुरुषों के द्वारा कैसे किया जाता है दोस्तों, तो इसमें गीदड़ नृत्य में क्या करते हैं, पुरुष एक घेरा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। और अपने हाथों में क्या लेते हैं, लकड़ी के डंडे। क्या ले लेते हैं दोस्तों, लकड़ी के डंडे। और जैसे कि डांडिया होता है ना दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से गीदड़ नृत्य करते हैं जो कि पुरुष करते हैं। और पुरुष लकड़ी के डंडों से, मतलब लकड़ी के डंडे लेकर ये नृत्य करते हैं। और इन्हीं पुरुषों में से एक पुरुष क्या करता है दोस्तों, महिला का वेश धारण करता है, यानी कि महिला के वस्त्र पहनता है। और उस पुरुष को या उस महिला को बोलते हैं क्या, महरी। क्या बोलते हैं, महरी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गणगौर। यानी दोस्तों गीदड़ नृत्य के हमने सभी एस्पेक्ट देख लिए कि गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावटी का प्रसिद्ध है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों में से कोई एक पुरुष महिला का वेश धारण करता है और उस महिला को हम बोलते हैं महरी या गणगौर। इसके अलावा ये नृत्य किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो ये नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों चार बैंत का प्रसिद्ध लोक नाटक है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो चार बैंत लोक नाट्य हैं वो कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चार बैंत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कि चार बैंत टोंक का लोकनाट्य है। कहाँ का लोकनाट्य है, टोंक का लोकनाट्य है। अगर हम चार बैंत के बारे में और बातें जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम देखते हैं कि ये चार बैंत जो लोकनाट्य है दोस्तों, एक तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का प्रसिद्ध है।
दूसरा, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, तो इसमें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो चार बेत है ये टोक का प्रसिद्ध है, लेकिन किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था, तो इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, चार बेत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का। ये क्या है, एक तरह का संगीत दंगल है। क्या है दोस्तों, संगीत दंगल है। अच्छा, संगीत दंगल है तो इसमें क्या करता है पात्र, इसमें घुटनों के बल खड़े होकर पात्र क्या करता है, घुटनों के बल खड़े होकर अपनी बात को कहता है। अच्छा, अपनी बात कहेगा तो किसी ना किसी भाषा में कहेगा। तो आप बोलोगे सर भाषा की बात क्यों कर रहे हो, तो दोस्तों मैं भाषा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मूल रूप से कहाँ का है, अफगानिस्तान का है। कहाँ का है दोस्तों, मूल रूप से अफगानिस्तान का है। और किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसको स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, तो दोस्तों वो श्रेय जाता है करीम खान निहंग को। किसको जाता है, करीम खान निहंग को। इसके अलावा ये किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है दोस्तों, तो ये डफ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और एक चीज आती है दोस्तों कि ये प्रसिद्ध कहाँ, किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये टोक के नवाब थे फैजुल्ला खां, उनके शासनकाल में ये लोकनाट्य प्रसिद्ध हुआ था। तो हमने इसके सारे एस्पेक्ट देख लिए दोस्तों।